हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे छोटे से प्यारे से परिवार में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एनसीईआरटी बूस्टर्स का मैं अनाउंसमेंट कर चुका था कि हम लोग एनसीईआरटी बूस्टर यानी कि एनसीईआरटी को टॉपिक बाय टॉपिक, स्पेशली साइंस एनसीईआरटी हमें डिस्कस करनी है। और चूंकि एग्जाम्स में, सेंट्रल एग्जाम्स में बहुत प्रॉपर वेटेज है। पीएससी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो 9th और 10th एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट हेल्पफुल है। और स्टेट एग्जाम में बात करें तो यहां पर भी एनसीईआरटी की ओर लगातार एग्जाम्स मूव कर रही हैं। एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से उनके एग्जाम्पल्स पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में लगातार बढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकली कंप्लीट साइंस फ्रॉम जीरो टू टॉप हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज जिस तरह की है उस लैंग्वेज के हिसाब से साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को एग्जामिनर कुछ अलग तरीके से फोकस कर रहा है। तो हम एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने बेसिक से चीजों को पढ़ा हुआ होगा उनके लिए एनसीईआरटी पॉइंट्स को समझना, एनसीईआरटी फैक्ट्स को, एनसीईआरटी लैंग्वेज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। स्पेशली रेलवेज के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी वरदान की तरह है, लेकिन अकेले एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलता है। तो थ्योरेटिकली कंप्लीट पोर्शन विद एनसीईआरटी हम लोग हमारे वन शॉट वीडियोस में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी के डिस्कशन पर हैं। आज हमारा पहला चैप्टर 9th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, द मैटर सराउंडिंग अस। हमारे आसपास में कौन कौन से पदार्थ हैं, किन किन फॉर्म्स में वो पाए जा रहे हैं और एनसीईआरटी उनको किस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। तो रिकॉर्डेड वर्जन में हम चीजों को पढ़ेंगे। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये क्लास कितने लोग देखते हैं, लेकिन अपकमिंग जो एग्जाम्स है, स्पेशली रेलवेज अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो कि नियर बाई फ्यूचर में बहुत जल्दी एग्जाम शेड्यूल हैं, उन एग्जाम्स के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज आगे होने वाली है। बिंदास होकर पढ़िएगा। चलिए, तो मैंने खुद ने ये नोट्स अपने हाथ से प्रिपेयर किए हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। द मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, जिस तरह की लैंग्वेज एनसीईआरटी की है मैं वही लैंग्वेज काम में लूंगा क्योंकि क्वेश्चंस लैंग्वेज से आते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। तो एनसीईआरटी कह रही है सर कि पदार्थ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सब्सटेंस क्या है? तो विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस मटेरियल की बनी है, इस वर्ल्ड के सारे जो थिंग्स हैं वो जिस मटेरियल की बनी है उससे बोला गया है पदार्थ। और पदार्थ को हम कह रहे हैं मैटर, पदार्थ को हम कहते हैं सब्सटेंस। मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से हेल्प जनरेट करूंगा। इसके अलावा पदार्थ की उन्होंने जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं वो क्या डिफाइन की कि पदार्थ वो होता है जिसके अंदर मास होता है। दुनिया के किसी भी पदार्थ के बारे में बात करेंगे, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर को डिस्कस करेंगे, उसमें कोई ना कोई मास होगा। भले ही वो बहुत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, मास जरूर होगा, द्रव्यमान जरूर होगा। कह सकते हैं मासलेस पदार्थ नहीं है। पदार्थ जो वो द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता है, मासलेस नहीं हो सकता है। इसके अलावा वो आयतन घेरता है, वॉल्यूम घेरता है। उसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं पदार्थ की, कोई लंबाई होगी, कोई चौड़ाई होगी और कोई ऊंचाई होगी। ठीक है, तो पदार्थ की क्या होंगी? डायमेंशंस होंगी। पदार्थ में स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी होगी, स्थान घेरने की कैपेसिटी होगी। और कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है उस स्थान को कहते हैं आयतन, उस स्थान को कहते हैं वॉल्यूम। यानी कह सकते हैं पदार्थ में क्या होता है भाई? आयतन होता है। तो एनसीईआरटी कह रही है प्रत्येक पदार्थ में ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैव मास एंड वॉल्यूम एज वेल। मास भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। और देखा जाए तो हम कह सकते हैं पदार्थ जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, पदार्थ जो होते हैं वो दिखते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हम नेकेड आईज से, नग्न आंखों से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली पदार्थ दिख जाते हैं। तो दिखने वाले को एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। बाकी जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं वो नो डाउट पदार्थ हैं। मतलब इस बात को कह सकते हैं कि जितने भी चीजें आपको विजिबल हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं। लेकिन हर पदार्थ विजिबल हो वो जरूरी नहीं है। जैसे गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे जो पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो उस केस में ये, है ना,
मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हमारे आसपास के पदार्थों की बात करें तो विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस मटेरियल की बनी है उसे हम सब्सटेंस मैटर पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ मास रखेगा और साथ में उसमें वॉल्यूम भी होगा। ये डेफिनेशन से स्टार्ट हुई है बात, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को जब डिस्कस करते हैं कि पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पदार्थ की जो भौतिक प्रॉपर्टीज हैं, जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी, वो देखिएगा कि भैया पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ में पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ में क्या होते हैं, कण होते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल की बात करेंगे तो वो एटम होगा, एटम से बड़े लेवल पर बात करोगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, है ना। पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है और वो गैप कम ज्यादा है, इसी बेस पर डिफाइन होता है सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस का जो डेफिनेशन है वो इसी आधार पर तय होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना। जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है, वो ठूस ठूस के भरे हुए होते हैं, इसलिए वो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका घनत्व ज्यादा है, बहुत कम स्थान है कम है। लिक्विड में पार्टिकल्स कणों के बीच में ज्यादा थोड़ा स्थान है और गैसों में बहुत ज्यादा स्थान होता है। इसलिए आप कहेंगे 1 किलोग्राम का सॉलिड, 1 किलोग्राम आप समझो 1 किलोग्राम सॉलिड जो हम वजन तोलने के लिए जो बाट होते हैं ना, वो 1 किलो का छोटा सा होता है, लेकिन जब हम 1 किलोग्राम पानी भर रहे हैं कहीं पर तो उसके लिए पूरी बोतल लग जाती है, और 1 किलोग्राम गैस को तो बहुत स्थान चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम इक्वल मास में, अगर हम समान द्रव्यमान लेंगे तो सॉलिड कम स्पेस कवर करेगा, सॉलिड कम स्थान घेरेगा, लिक्विड ज्यादा स्थान घेरेगा, गैसें जो होंगी वो और ज्यादा स्थान घेरेंगी। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में स्पेस सबसे कम है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा, और गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, पदार्थ के जो कण हैं वो पदार्थ के अंदर लगातार गतिमान होते हैं। समझना इस बात को, बाहर से भले हमें नहीं दिख रहा है, ये पदार्थ है, इसके कण जो है ना वो अंदर लगातार गति कर रहे हैं, और उनके अंदर लगातार गति करने के कारण उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उनकी एक औसत गतिज ऊर्जा, है ना, मापी जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा, और पदार्थ के कणों की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो उसके टेम्परेचर को बताती है, वो उसके आंतरिक ऊर्जा को बताती है, इंटरनल एनर्जी को बताती है, और उसी से उसका ताप डिफाइन होता है। यानी पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर लगातार गति कर रहे हैं, उन सबके काइनेटिक एनर्जी, भाई गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है, उनकी सबकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जाओं का जो एवरेज है वो उसकी औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताती है ताप को। डायरेक्ट याद रखना, किसी भी पदार्थ का ताप किससे डिनोट किया जाता है, तो आप कहेंगे उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, और वो इंटरनल एनर्जी है क्या, पदार्थ की अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, पदार्थ के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, नॉट पदार्थ की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पदार्थ की नहीं, पदार्थ के कणों की। ठीक है। नेक्स्ट, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, दो अलग अलग टाइप के पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन, उसे कहते हैं विसरण। ठीक है, चीजें एक दूसरे में घुल जाती हैं। कमरे में एक तरफ हमने परफ्यूम जलाई, पूरे कमरे में परफ्यूम जलाई नहीं, छिड़की, स्प्रे किया, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। एक तरफ मोमबत्ती जलाई, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। ये क्या है? दो टाइप के पार्टिकल्स। अब समझना, जब आपने परफ्यूम छिड़का तो उसमें पार्टिकल्स हैं, स्प्रे, ठीक है, और हवा, ठीक है, कमरे की हवा, वो आपस में धीरे धीरे करके वो स्प्रे उस हवा के साथ मिलकर फैलने लगी, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलेक्यूलर फोर्स, अणुओं के बीच लगने वाला बल, इंटरमोलेक्यूलर फोर्स। और इंटरमोलेक्यूलर फोर्स की बात करेंगे तो ये बल सॉलिड में ज्यादा होते हैं, लिक्विड में कम होते हैं, और गैसेस में सबसे कम होते हैं, है ना। और इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज्यादा है, इसीलिए कण पास पास हैं, इसीलिए रिक्त स्थान कम है ना। तो हर चीज कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेरे भाइयों, पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको एनसीईआरटी किस तरह बता रही है कि सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, है ना। और जो कण हैं उनके बीच में स्पेस है, और वो स्पेस कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है। एकदम कम स्पेस सॉलिड्स में है, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा स्पेस है, और गैसेस में और ज्यादा स्पेस है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, गैसों की और भी कम होती है। पदार्थ के कण लगातार गति कर रहे हैं, गति से उनकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है, और उनकी काइनेटिक एनर्जीज का एवरेज, उनकी गतिज ऊर्जाओं का जो औसत है
वो किसको बता रहा है? वो बता रहा है टेम्परेचर को या आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को। दो अलग अलग टाइप के पदार्थ जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो उनमें डिफ्यूजन की भी कैपेसिटी है। दो अलग अलग टाइप के पदार्थ एक दूसरे में घुल भी जाते हैं और पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हमेशा काम करता है, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। वो सॉलिड्स में ज्यादा, लिक्विड्स में कम, गैसेस में और भी कम है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, पदार्थ के भौतिक स्वरूप को लेकर डिस्कशन एनसीईआरटी ने किया है। मैं चाहता तो सीधा एनसीईआरटी भी आपको दिखा सकता था, बट इन द टर्म ऑफ नोट्स, क्योंकि वहां बहुत कुछ फिर एक्स्ट्रा है, उसमें से फिर छांट के प्रॉपर कंटेंट वो हम यहां पर काम कर रहे हैं। आगे आगे हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा दोस्तों। पदार्थ में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड के बारे में, ठोस के बारे में। देखिए ठोस के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चीजें और कुछ एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी है वो बड़ी नायाब बातें हैं, देखना सुनना। कि भैया इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, आकार निश्चित है और डायमेंशंस क्लियर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, डायमेंशंस क्लियर होती हैं, डायमेंशंस स्पष्ट होती हैं, ठीक है, बदलती नहीं है। वॉल्यूम भी, आकार, आयतन, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब ये मेरे हाथ में मार्कर है, सॉलिड है, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, डायमेंशंस फिक्स है, लंबाई, चौड़ाई, है ना, जब तक चेंज नहीं करेंगे नहीं होगा। इसके अलावा इनकी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है, मतलब सॉलिड्स को कंप्रेस करना, आप समझना, पहले ही पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एकदम कम है तो कंप्रेस करना मुश्किल है, तो इनकी संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर है। इसके अलावा बल लगाने पर, फोर्स लगाने पर आकार बनाए रखते हैं, ठीक है, आकार बदलता नहीं है इनका, मोस्टली बना के रखते हैं, ठीक है। कई बार आकार बदलता भी है तो थोड़ी देर में वापस उसी जगह आ जाता है, समझना। फोर्स लगाने पर आकार या तो बदलता ही नहीं है और बदलता है तो वापस आ जाता है उसी जगह। डेंसिटी इनकी मैक्सिमम होती है, घनत्व इनका सबसे ज्यादा होता है। डेंसिटी क्या होती है इनकी? मैक्सिमम होती है, घनत्व इनका सबसे ज्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल कंफ्यूजन के हिसाब से दिए कि एक रबड़ बैंड। अब रबड़ बैंड क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम उसको खींचते हैं वो शेप बदल रहा है, लेकिन जैसे उन्हें छोड़ते हैं वापस अपनी जगह पर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। चीनी, नमक आदि ये पानी में घुल जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो घुल गए, आपको लगता है कि जो है शेप चेंज हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो क्रिस्टल का जो शेप है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। वो घुल गए, सॉल्यूबल हो गए, होमोजीनियस समांगी मिश्रण बन गया, तो वो हमें दिख भले ही नहीं पा रहा है, लेकिन क्रिस्टल्स जो हैं, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनके शेप एंड साइज में कोई अंतर नहीं आता है। स्पंज की बात करते हैं, जो स्पंज होता है ना, वो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस, है ना। स्पंज आते हैं ना, जैसे नहाने वहाने के लिए जो स्पॉन्ज जैसी चीजें आती है निचोड़ने की, ठीक है, सफाई वगैरह में भी काम आते हैं। तो जो स्पॉन्ज होता है वो आप कहेंगे साहब ये तो सिकुड़ गया, नहीं। स्पॉन्ज में क्या होता है कि अंदर वायु भरी होती है बहुत ज्यादा, तो जब उसको दबाते हैं तो वायु निकल जाती है, उसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। तो जनरली ये कंफ्यूजिंग है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि रबर बैंड फ्लेक्सिबल है, उसके बावजूद भी सॉलिड है। क्यों? क्योंकि वो वापस फोर्स लगाने के बाद अपनी जगह पर आ जाता है। चीनी, नमक पानी में घुल गए, उसके बावजूद भी सॉलिड माना है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स, इनके जो क्रिस्टल्स हैं, उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पंज जो है वो कंप्रेस भी हो रहा है, बट कंप्रेशन का कारण उनके अंदर जो एयर भरी हुई है वो है, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में देखिए एनसीईआरटी ने क्या क्या प्यारी प्यारी बातें कही है ना। कंप्रेसिबिलिटी को लेकर डिस्कशन किया है कि भैया कंप्रेस ना के बराबर होते हैं, वॉल्यूम और साइज दोनों फिक्स रहते हैं इनका, ठीक है। चलिए, सॉलिड्स के बाद हमारा डिस्कशन जाता है दोस्तों साइंस मंत्रा, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, और यहां पर साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेज, स्पेशली हमने रेल यात्री बैच, रेलवेज एग्जाम्स के लिए आगाज बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ना, रीट लेवल 2 साइंस का स्पेशल बैच, दिल्ली पुलिस AWOTP स्पेशल साइंस बैच और LDC राजस्थान स्पेशल साइंस बैच। उन्हीं एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं जिन एग्जाम्स में साइंस का मेजर रोल है और जिनमें बच्चा बहुत ही सिंसियरिटी और बहुत ही डेडिकेशन के साथ साइंस पढ़ने के मूड में होता है। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन साइंस मंत्रा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों लिक्विड की। देखिए बातें करिए, लिक्विड में हो रहा है कि सर शेप जो है चेंज, शेप जो है वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है फिक्स नहीं है। पानी को अब जैसे जैसे पॉट में, जैसे पात्र में डालोगे उसी का वो शेप ले लेगा। लेकिन जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अभी लंबाई कम होगी, लेंथ आपने घटा दी, चौड़ाई बढ़ जाएगी, टोटल जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स में वॉल्यूम शेप दोनों ही डिटरमाइंड है, फिक्स है।
ठीक है, वेरिएबल नहीं है। लिक्विड्स में शेप वेरिएबल है लेकिन वॉल्यूम वेरिएबल नहीं है, आकार बदलता है। और लिक्विड्स का बहाव होता है इसलिए इन्हें तरल भी कहते हैं। गैसें भी बहाव दर्शाती हैं इसलिए इन्हें तरल में रखा जाता है, फ्लूइड में। क्लियर। खास बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि द्रवों में लिक्विड जो होते हैं उनके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का ही डिफ्यूजन पॉसिबल है। यानी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि लिक्विड जो होते हैं उनमें अच्छे से सॉलिड भी मिल जाते हैं, लिक्विड भी मिल जाती हैं और गैसेस भी मिल जाते हैं। समझ पा रहे हैं बात को अच्छे से, बहुत इजीली। तो आपसे पूछा जाए ऐसा पदार्थ की वो स्टेट, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें बाकी की सारी अवस्थाएं इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं, वो कौन सी? लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट, कणों की स्वतंत्र गति होती है लिक्विड में और इनके बीच में रिक्त स्थान सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। पार्टिकल की इंडिपेंडेंट मोशन के लिए फ्री होते हैं, अरे बह सकते हैं ना, तो इंडिपेंडेंट मोशन के लिए फ्री होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान जो होता है वो ज्यादा होता है लिक्विड्स के बीच में, है ना। तो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है? सॉलिड के कंपैरिजन में डिफरेंस है यहां पर थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी के चांसेस हैं, थोड़ा, है ना। सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कंप्रेसिबिलिटी, थोड़ी संपीडता यहां पर है। आकार बदल सकता है लेकिन आयतन, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, बहाव होता है इसलिए इन्हें फ्लूइड कहते हैं। और इनमें सॉलिड्स में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट्स क्या हो सकती हैं? डिफ्यूज हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे आपको सारे फैक्ट्स मिलेंगे। गैसेड की बात जब हम करते हैं तो बच्चों कंप्रेस सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। इसीलिए आप देखते हैं, ठीक, आप देखते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम कुकिंग गैस बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, जिसको हम रसोई गैस कहते हैं। सीएसडी नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अलावा जो हमारा सिलेंडर है, आप देखते हैं उनमें गैसों को लिक्विड की फॉर्म में भरा हुआ है। गैसें लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी? जब गैसों को कंप्रेस किया जाएगा। गैसों को कंप्रेस किया, उनके बीच का स्पेस कम हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है, वॉल्यूम, शेप, है ना, दोनों ही चेंज है। डिफ्यूजन इनका मैक्सिमम होता है, ठीक है। और क्यों होता है मैक्सिमम? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है और इनका जो रिक्त स्थान भी है वो सबसे ज्यादा है इनके पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए डिफ्यूजन आसान है ना इनका। क्लियर। तो पूछा जाए कि गैसेस के डिफ्यूजन इजीली, गैसें आप समझिए, है ना, गैस जो होती है वो तेजी से फैल जाती है, सॉलिड दूर तक नहीं ट्रेवल कर पाता, गैसेस दूर तक फैल जाती है, काफी बड़े इलाके में फैल जाती है। कई बार आप देखेंगे दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो, है ना, किलोमीटर्स के एरिया में जो गैसेस है वो जल्दी से ट्रेवल कर जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, दूसरा उनके बीच में स्पेस ज्यादा है ना। तो कम क्वांटिटी में भी होंगे तो वो भी जब फैलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूव करेंगे तो वो ज्यादा, है ना, स्पेस कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा गैस के पार्टिकल्स की जो इर्रेगुलर मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होती है, और जब ये गैस के पार्टिकल्स इर्रेगुलर मूव करते हैं तो ये जिस भी पात्र में भरे हुए उसकी दीवारों पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, या कह सकते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जो गैसेस होती हैं वो जिस भी जगह भरी हुई होती हैं वो उनकी दीवारों पर क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती हैं, है ना। और वो प्रेशर जो है वो क्यों लगाती हैं? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो इर्रेगुलर गति कर रहे हैं लेकिन वो फास्ट गति कर रहे हैं, क्विक गति कर रहे हैं। इस वजह से वो दीवारों पर, पात्र की जो, है ना, जो वॉल्स हैं उन पर प्रेशर उत्पन्न करती हैं, दीवारों पर दबाव उत्पन्न करती हैं। कौन? गैसेस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में आपको थोड़ा बहुत अंतर, एक तो साइज, शेप, वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस है वो, ठीक है। तो यहां से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो सॉलिड होते हैं उनका साइज, उनका शेप और वॉल्यूम, दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, है ना। लिक्विड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स में शेप फिक्स नहीं होती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जब हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, रिक्त स्थान, पार्टिकल्स के बीच में रिक्त स्थान की बात करेंगे तो सॉलिड्स में सबसे कम है, लिक्विड्स में और ज्यादा है, गैसेस में और ज्यादा है। अगर आप बात करते हैं डेंसिटी की, घनत्व की बात करते हैं, है ना, तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिक्विड्स की डेंसिटी और कम है, गैसेस की डेंसिटी और कम है। अगर आप बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की,
कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता की बात करते हैं तो सॉलिड्स की संपीड्यता सबसे कम है, लिक्विड की और ज्यादा है, गैसेस की और ज्यादा है। अगर आप बात करते हैं डिफ्यूजन की, विसरण की, है ना, तो विसरण की बात करते हैं तो सॉलिड्स का विसरण सबसे कम होता है, लिक्विड्स का और ज्यादा होता है, गैसेस का और ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स पर, कुछ निष्कर्ष पर हम लोग यहां से पहुंचते हैं कि भैया इस तरीके से सॉलिड लिक्विड गैस को आप क्या कर पाएंगे, है ना, अलग अलग क्लासिफाई कर पाएंगे और अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। अब आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है उस पर हम मूव करेंगे। अच्छा, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बाद फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनका भी डिस्कशन होता है, बट एनसीईआरटी ने कंप्लीटली नकार दिया है। एनसीईआरटी इनके ऊपर बात नहीं कर रही है, तो हम एनसीईआरटी की बात जब कर रहे हैं तो भैया, है ना, चर्चा वही करेंगे जो पढ़नी है। स्टेट चेंजेज, अवस्था परिवर्तन, सुनना इसको। अवस्था, अब अवस्था बदलने की कंडीशन में लास्ट में फॉर्मल डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। चेंजेज ऑफ स्टेट्स समझो, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड। जो सॉलिड होता है, अब सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए आपके पास क्या होगा? सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, गर्म कर दो, टेम्परेचर दे दो। टेम्परेचर देने से होगा क्या? टेम्परेचर देने से जो पार्टिकल्स हैं वो तेज वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल इंडिपेंडेंट होने लगेंगे, आकर्षण बल से मुक्त होने लगेंगे। और आकर्षण बल से मुक्त होने लगेंगे तो वो किसमें धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएंगे? द्रव में। और ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो वो और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, वो और दूर दूर हो जाएंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसेस में, है ना। अब वो ताप, ध्यान रखना, सॉलिड जब कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो एक फिक्स ताप पर होता है ना, तो वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, वो टेम्परेचर गलनांक कहलाता है ना। जब ठोस के बीच के, कहते हैं गलनांक वो ताप है ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल की सामर्थ्य को बताता है। मेल्टिंग पॉइंट ये चेक करके देता है आपको कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी औकात क्या है, उसकी सीमा क्या है, क्योंकि उस सीमा पर जाकर वो आकर्षण खत्म हो जाता है और पार्टिकल्स मुक्त होने लगते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान रखना, जो गलन है वो समान ताप पर होता है ना। गलन जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर होगा? 273.15। यानी उस समय जो आप हीट दोगे वो सारी की सारी स्टेट चेंज में काम आएगी, ना कि टेम्परेचर बढ़ाने में। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बर्फ पिघल रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में, तो टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, वो पूरी बर्फ धीरे धीरे करके पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप जो भी हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आएगी, वो बर्फ को गलाने में काम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो आप क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आकर्षण बल से स्वतंत्र हो जाते हैं। जिस तापमान पर वो आकर्षण बल से स्वतंत्र होते हैं उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? उसको गलनांक कहते हैं। और वो गलनांक बर्फ का कितना? ठीक है, समझ में आई अच्छे से बात। अब और आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों गलनांक पर ध्यान रखना, बातें हुई है गलनांक पर, पूरा का पूरा जो ठोस है वो द्रव में पिघलता है। ठीक है, इसका मतलब जो दी गई ऊष्मा है जिसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग गलन की गुप्त ऊष्मा है, क्योंकि वो गुप्त सी दिख रही है ना। वो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गुप्त का मतलब है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, वो केवल गलाने में काम आ रही है। ठीक है, अब डेफिनेशन सुनो। 1 एटीएम दाब, 1 एटीएम प्रेशर पर 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसे क्या कहते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्लियर? दी गई ऊष्मा गलाने में काम आ रही है, तो एक डेफिनेशन बन गई कि 1 एटीएम पर 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में बदलने के लिए, है ना, जिससे हम बात करते हैं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी पर केजी। यानी 1 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पानी में बदलना है तो 80 किलो कैलोरी आपको ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जब द्रव को आप क्या करेंगे और ऊष्मा देंगे तो तापमान और बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, गैस में बदल जाएंगे। जिस तापमान पर यह आकर्षण और जो है मुक्त हो जाएगा, है ना, जिस तापमान पर लिक्विड्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी खत्म होकर पार्टिकल से एकदम बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से गति करने लगेंगे, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। और वो 373.15 केल्विन ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और पानी के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में हम पढ़ते हैं 539 किलो कैलोरी पर केजी। 1 किलोग्राम पानी को
है ना, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप क्या करते हैं, 1 किलोग्राम पानी को जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में बदलना चाहते हैं, वाष्प में बदलना चाहते हैं, तो आपको 539 किलो कैलोरी, है ना, पर केजी हीट देनी पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब समझ, सिंपल सी बात है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान ताप पर पानी हो और सेम टेम्परेचर पर भाप हो, तो ज्यादा हीट किस में होगी, भाप में होगी, क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा उसमें ऊष्मा गुप्त है, गुप्तदान महादान, समझे, वो फिक अंदर है उसके। क्लियर? तो ये कंसेप्ट समझ में आया। मेल्टिंग पॉइंट पर जब कोई सॉलिड पिघल रहा है तो वहां पर गलन की गुप्त ऊष्मा, और क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट पर जब कोई लिक्विड उबल रहा है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब डन, आगे बात करिए। अब समझो ये पॉइंट, समान ताप पर या समान ऊष्मा की मात्रा अगर दी जाए तो ध्यान रखना भाप जो होगी वो हमें, समझे, समान ताप पर ऊष्मा की मात्रा की बात करें तो भाप में ज्यादा होगी, पानी में कम होगी, बर्फ में और भी कम। क्यों? क्योंकि सेम टेम्परेचर बर्फ होगी, वो जो पानी बनी होगी तो वहां पे कौन सी गुप्त ऊष्मा, कौन सी लेटेंट हीट ऐड हो गई होगी, गलन की, और पानी से जब भाप बनी होगी तो वहां पे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ऐड हो गई होगी। ठीक है, अब सुनो, सॉलिड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनाने के तरीके, सॉलिड को गर्म करो लिक्विड, लिक्विड को गर्म करो गैस, गैस को ठंडा करो सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करो सॉलिड। एक तो ये तरीका है। दूसरा, सॉलिड्स में प्रेशर कम करते जाओ, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैसेस में प्रेशर, सिंपल सी बात है, प्रेशर कम होगा, पार्टिकल दूर दूर होंगे, लिक्विड बन गया, और पार्टिकल दूर दूर हो गए, गैस ही बन गई। गैसेस में प्रेशर बढ़ाओगे, पास पास आएंगे, गैसों को कंप्रेस करोगे, है ना, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कंप्रेस करोगे, सॉलिड। ठीक है, तो तरीके क्लियर। द्रव से गैस बनानी हो, ऊष्मा दे सकते हैं और दाब कम कर सकते हैं। द्रव से गैस बनानी हो, ऊष्मा दे सकते हैं, दाब कम कर सकते हैं। गैस से लिक्विड बनाना हो, ऊष्मा कम, है ना, ऊष्मा ले लो, ठंडा करो, ऊष्मा खींच लो उसकी, या फिर उसका प्रेशर बढ़ा दो। द्रव से सॉलिड बनाना है तो भी वही काम करो, कूल करो या प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन की टेक्निक है, तरीका है। ठीक है, डन। मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को ले जाऊंगा। अब बात कर रहा हूं मैं वाष्पीकरण, एवेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन दोस्तों, वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प बनाना, लेकिन ये दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है वाष्पन और दूसरा है क्वथन। एक होता है एवेपोरेशन, एक होता है बॉइलिंग। दोस्तों वाष्पन में क्या होता है, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो स्लोली स्लोली सतह पर मौजूद जो कण है वो स्लोली स्लोली वाष्प में कन्वर्ट होने लगते हैं। दूसरी बात, बॉइलिंग जो है वो क्वथनांक ताप पर होती है, और ये जो होती है ना वाष्पीकरण, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होता है। समझना, अगर पानी, समझो समुद्रों से पानी वाष्प के रूप में उठकर ऊपर जा रहा है, क्या वहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है? क्या नहीं, बिना 100 डिग्री के हमारी बॉडी में पसीना आ रहा है वाष्पीकरण के थ्रू, है ना। हाँ, पेड़ पौधे जो मटकी में पानी ठंडा होता है, वाष्पीकरण के थ्रू हो रहा है वो। तो वहां हो क्या रहा है, वहां बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही, वहां क्वथनांक से कम तापमान पर ही जो सतह पर मौजूद पार्टिकल है, आप देखेंगे जो मटकी है, मटकी में से छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमारी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे पानी बाहर आता है, और वो सरफेस पे मौजूद जो पानी है वो वाष्प में बदल जाता है। क्लियर? वाष्प में बदलने के लिए ऊष्मा खर्च होती है, वाष्प में बदलने के लिए हीट खर्च होती है, और इसी वजह से जो अंदर का हमारी बॉडी है, मटकी में पानी है, उसकी ऊष्मा वहां खर्च हो जाती है तो ठंडे हो जाते हैं, है ना। तो समझना। अच्छा, एक और चीज है, अगर सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और अगर गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। सॉलिड से सीधा गैस और गैस से सीधा सॉलिड, डिपोजिशन। ठीक है, और भी आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। तो क्लियर, यहां से समझ में आया वाष्पन और क्वथन में क्या डिफरेंस है। अब कुछ एग्जांपल्स आगे हैं। जलाशय से जल ऊपर उठना, मटकी में पानी ठंडा होना, पसीना आना, ठीक है, वाष्पन। सतह पर स्थित कण उच्च गतिज ऊर्जा के कारण, हाईली काइनेटिक एनर्जी के कारण अट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं, है ना। क्लियर, समझ में आ गई बात। उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो अट्रैक्शन से फ्री हो जाते हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इवेपोरेशन का, वाष्पन का प्रिंसिपल है। वाष्पन पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा। जैसे कपड़े सुखाए जा रहे हैं तो वो भी क्या, वाष्पीकरण ही है। कपड़ों की सरफेस पर जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो हीट से क्या हो जाते हैं, हीट पाकर क्या हो जाते हैं, वो, है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कपड़ों को सुखाते समय फैलाकर सुखाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर ज्यादा होगा। भाई ज्यादा पसीना कब आता है, जब गर्मी ज्यादा होती है। जो ज्यादा टेम्परेचर से,
है ना, वाष्पीकरण तेज होता है। ह्यूमिडिटी जो होती है वो वाष्पीकरण को घटाती है। नमी में देखना कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं, ठीक है, क्लियर। नमी में आपको पसीना भी कम आता है, ठीक है। तो आर्द्रता ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो जो है कम होता है वेपोरेशन। और वायु की गति, अब आप समझो हवा चल रही है तो सरफेस पे जो मौजूद है पार्टिकल वो चलते चले जाएंगे तो सरफेस पे और पार्टिकल्स आते जाएंगे, है ना। तो हवा की जो गति बढ़ रही हो तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी ने कुछ कंसेप्ट यहां पर दिए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण के कारण ठंडा क्यों महसूस होता है? वाष्पीकरण के कारण कूलिंग क्यों होती है? पसीने के बाद कूलिंग, है ना, मटकी में पानी ठंडा होना, कूलिंग कंसेप्ट समझो। देखो, वाष्पीकरण जब हो रहा है तो उसके द्वारा कम हुई ऊर्जा की प्राप्ति के लिए द्रव के कण आसपास से ऊष्मा ले लेते हैं। सिंपल सी बात समझो भैया, वाष्पीकरण करने में अट्रैक्शन से मुक्त जो पार्टिकल्स हो रहे हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होगी। उस जो ऊर्जा खर्च हुई है वो कमी हो जाती है तो आसपास के पार्टिकल से, आसपास के वातावरण से ऊष्मा ले ली जाती है। आप ऐसे समझिए कि वाष्पीकरण करने में बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड को गैस बनाने में ऊष्मा खर्च होगी, और वो जो खर्च हुई है ना, क्लियर, वो आपको ठंडा फील कराती है। जैसे एसीटोन, नेल पॉलिश जो होती है उसका जो रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें एसीटोन आता है, महिलाएं अच्छे से जानती हैं, क्लियर। नेल पॉलिश रिमूवर होता है, महिलाएं जो होती हैं उनके नेल पॉलिश एक मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बेहद जरूरी चीजों में से एक है। फीमेल्स में नेल पॉलिश एक डेकोरेटिव आइटम के तौर पर या कह सकते हैं साज सज्जा के एक पैरामीटर के तौर पर वो काम में लेती हैं। उन्हें आकर्षक बनाता है और मैचिंग का काफी ध्यान रखा जाता है। जिस कलर की साड़ी उसी कलर की नेल पॉलिश। अब जब साड़ी बदल रही है फंक्शन टू फंक्शन, है ना, डे बाय डे, तो नेल पॉलिश भी बदलनी पड़ेगी। तो एक दिन में तो नेल पॉलिश निकल नहीं जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो लिक्विड आता है उसमें आता है एसीटोन। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए, साज सज्जा के लिए, श्रृंगार का उनके हिस्सा है, और मैचिंग नाम की एक जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से वो साड़ी के हिसाब से जिस प्रकार के जिस कलर के कपड़े पहन रही हैं उसके हिसाब से उन्हें आए दिन नेल पॉलिश को बदलना होता है कलर को। तो उन्हें पुरानी नेल पॉलिश हटानी होती है, हटाने के लिए वो लगाते हैं एसीटोन, और जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं ऐसे ठंडा हो जाता है नाखून, है ना, कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। रीजन, क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें आता है एसीटोन, और जब एसीटोन को नेल पॉलिश पर हम लगाते हैं तो हुआ क्या, वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वहां पर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पन का, और उसमें हीट खर्च होती है। ठीक है, हीट खर्च हुई, इस वजह से अब हीट कहां से जो खर्च हुई या कह सकते हैं वाष्पन की क्रिया में जो हीट लगी तो कमी हो गई हीट की, वो कहां से ली जाएगी, वो ली जाएगी सराउंडिंग से, आसपास से, इसी वजह से वहां पे आपको कूल कूल फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, तेज धूप में छत पर पानी छिड़कते हैं हम, है ना, तेज धूप होती है तो छत पर पानी छिड़कने से वहां पर भी ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? छत पर पानी छिड़का तो सरफेस पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में बदलेंगे, वाष्प में, है ना, उनको वाष्प में बदलने से जो ऊर्जा की कमी हुई है वो आसपास से ली जाएगी, है ना, इस वजह से वहां पे कूलिंग, है ना। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वहां पे काम करता है। आगे, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो सफेद कपड़ों का तो आपने पहले ही सुना होगा कि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, है ना, ऊष्मा प्रकाश के परावर्तक होते हैं, सबको क्या कर देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए कम गर्म होते हैं तो गर्मी में पहनते हैं। लेकिन सूती, क्योंकि देखो गर्मी ज्यादा है तो पसीना ज्यादा आएगा, पसीना ज्यादा आएगा तो पहली बात कूलिंग ज्यादा आती है। लेकिन समझो, जब गर्मी बढ़ी तो शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो खर्च हुई सतह पर द्रव के जो कण हैं। जब समझना गर्मी बढ़ी तो हीट पड़ रही है ना, बॉडी में भी हीट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो सरफेस पर मौजूद जो कण हैं वो वाष्प में कन्वर्ट होने लगेंगे, है ना। अब सूती कपड़े जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ज्यादा, और वाटर को एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं तो कूलिंग होती है ज्यादा। समझना कंसेप्ट क्या है। सूती कपड़े पहन रखे हैं, अब जैसे ही गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ा, आपको बॉडी में हीट ओवर हीटिंग महसूस होगी तो सरफेस पे मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो पसीने में कन्वर्ट। अब पसीनों को तुरंत से सोख ले रही है कौन, शर्ट, तो ऊपर का एरिया खाली होता जा रहा है, तो और क्या होगा, और स्वेटिंग होगी और कूलिंग होगी, है ना। तो गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का कारण कि सूती कपड़े जो वेपर के रूप में जो पानी जो है वहां पर, है ना, जो कन्वर्ट हुई है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सूती कपड़े,
जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है ना, और हमें कूल कूल महसूस होता है। नेक्स्ट, ये आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार हम बर्फीला जल होता है या बर्फ से भरी हुई बोतल या बहुत ज्यादा ठंडे पानी की बोतल है, तो आप देखेंगे उसके ऊपर है ना एकदम से नमी सी जम जाती है ना, पानी सा उसमें से गिरता रहता है, कि ठंडे गिलास पे भी आप देखते हैं। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन ये होता है कि ये आइस है, अब बर्फ की जो सतह है वो क्या है, ठंडी है। क्लियर? इधर वातावरण में नमी होती है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ये जो बर्फ की जो सरफेस है, क्लियर, वातावरण में जल वाष्प है, ठीक है, बर्फ की जो सरफेस है इसके कांटेक्ट, क्योंकि एकदम ठंडी सरफेस है ये, इस ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आकर जो वातावरण में जो नमी मौजूद है ना, उसके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। एनर्जी कम हो जाती है तो जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। समझना? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बर्फ का जो गिलास है ना, बहुत देखते हैं आप ये बर्फ, आप ऐसे समझिएगा, आप घरों में करते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा, एक पानी का एक गिलास लीजिएगा, कांच का या स्टील का जैसा भी, उसमें एकदम चिल्ड पानी, एकदम बर्फीला पानी डाल देना। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो जो पानी से भरा गिलास है ना, उसके बाहर की सरफेस पर एकदम से ओस सी जम गई है, नमी सी जम गई है। कारण क्या रहा कि उसके कांटेक्ट में, क्योंकि वो एकदम ठंडी सरफेस है, उसके कांटेक्ट में जो वातावरण में मौजूद जो वेपर के पार्टिकल्स, वाष्प के कण आए हैं, उनकी ऊर्जा कम हो गई, और उनकी ऊर्जा कम होने के कारण जो वाष्प है वो द्रव में कन्वर्ट होकर वहां पर चिपक गई। ये कंसेप्ट है। तो ये एनसीईआरटी ने साफ साफ चीजें आपके सामने मेंशन की हैं। आगे दोस्तों, ये ऊर्ध्वपातन का केस था कि जो नेफ्थलीन होती है, ये क्वेश्चंस में है कि नेफ्थलीन को खुले में छोड़ देंगे, नेफ्थलीन सॉलिड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। नेफ्थलीन के अलावा कपूर, आयोडीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, ठोस सॉलिड CO2 का केस तो आपने देखा होगा दोस्तों, है ना, जब शादियों में दुल्हन की एंट्री होती है तो उसके आने के पहले मटके रख दिए जाते हैं उसके रास्ते में, और मटकों में है ना सॉलिड CO2, ड्राई आइस डाल दी जाती है, बर्फ की जैसी लगती है लेकिन वो सॉलिड CO2 होती है, ड्राई आइस डाल के रखते हैं पहले से ही, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही दुल्हन आने की खबर लगती है उसमें गर्म पानी डाल देते हैं। अब गर्म पानी से होता है क्या है, हीट को एब्जॉर्ब करके वो जो सॉलिड है वो सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो सब्लिमेट हैं। सब्लिमेट का मतलब इनका ऊर्ध्वपातन होता है, और ऊर्ध्वपातन मैंने आपको बताया है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब सॉलिड सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? तो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक है, उस पहले टॉपिक की जो बातचीत है वो सारी हमने डिस्कशन की है। फर्स्ट टॉपिक ऑन द टॉप प्रायोरिटी, हम रेलवे टारगेट कर रहे हैं, और रेलवेज की एग्जाम्स में एनसीईआरटी वरदान है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होगा बायोलॉजी के टॉपिक्स का, केमिस्ट्री के टॉपिक्स का, बट एनसीईआरटी 9th क्लास टॉपिक 1 आज, इसके बाद टॉपिक 2 1 to 1 है ना, बहुत ही जल्द इस सीरीज को खत्म करेंगे। थ्योरी पूरी वन शॉट वीडियोस के माध्यम से डली हुई है यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर, और साथ में हमारी एप्लीकेशन पर आपको जो कंटेंट है वो बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डेड वर्जन में वहां पर मिल रहा है। आप जहां चाहे जैसे चाहे पढ़े, विज्ञान आपके रास्ते का रोड़ा कहीं नहीं बनेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई चिंता की बात नहीं। आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मुझे मजा आता है नया कुछ करने में, हटके कुछ करने में, यूनिक कुछ करने में, बस। बाकी तो जिनका फायदा हो बहती गंगा में हाथ धोएं। आगे बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।